करेंगे कि आपके जितने भी लेक्चरेट, ठीक है, लेक्चरेट एज वेल एज जितने भी आपके जीडी के टॉपिक्स होने वाले हैं। टॉपिक्स तो यार ठीक है, मतलब टॉपिक्स तो कई लोग करा देते हैं, बट आई विल टेल यू कि हाउ टू अप्रोच देम, ठीक है, आपको आइडियाज कैसे आएंगे। सपोज करो आज जैसे ब्रिक्स को कवर, तो ब्रिक्स में मैंने ना क्रिप्स कंटेंट लेके आया हूँ, बट आई विल टेल यू कि हाउ टू अप्रोच दिस। सपोज करो ब्रिक्स ब्रिक्स की जगह आपके पास नेटो आ जाए, तो हाउ यू विल गो थ्रू ऑल दिस टॉपिक्स, ठीक है, क्योंकि वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यार सबको याद नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड जितने भी लेक्चरेट के टॉपिक्स है ना, विद इन 3 मंथ्स सारे चेंज होते हैं। देन हाउ यू विल लर्न एम्पल अमाउंट ऑफ कंटेंट, ठीक है। सो आई विल टेल यू कि हाउ टू अप्रोच इन दी जीडी एज वेल एज लेक्चरेट, ठीक है। तो आज जैसे कि यार सबसे पहले दिख ही रहा है कि ऑल अबाउट ब्रिक्स कवर करने वाले हैं, द रन मेक श्योर कि आप इसका फीडबैक जरूर दो, ठीक है। सबसे पहले यार ब्रिक्स का ये कुछ ऐसे करके बोल सकते हैं कि ये 5 मेंबर हुआ करते थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। बट एज ऑफ नाउ मेंबर्स इंक्रीज हो चुके हैं, ठीक है। तो आई विल ऑल्सो टेल यू अर्जेंटीना का भी देश चला है एज वेल एज साउथ अफ्रीका का। बाकी आप देख सकते हो यार ये 5 मेंबर्स थे स्टार्टिंग फ्रॉम दी। अच्छा यार मेरा थोड़ा क्या था, लाइक आपको अगर आपने कहीं पे भी अगर कोई भी लेक्चरेट का अगर कुछ आपने देखा रखा है, तो आपको बताया गया होगा कि सबसे पहले इंट्रो कवर किया जाता है, लेटर ऑन हिस्ट्री, लेटर ऑन जो भी मेजर चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंस मान लो, इंपॉर्टेंस का चैलेंजेस, उसकी बात कर रहा था ब्रीफ फॉरवर्ड, ठीक है। बट वंस आई वेंट टू द एसएसबी, मेरे को रियलाइज हुआ यार कि सबसे पहले मैं बोलता हूँ ना कि हमेशा ये सोचो, जैसे मैंने ओआईआर में भी बताया था कि सबसे पहले ये सोचो व्हाई ओआईआर इज इन द व्हाई ओआईआर इज इन द डे वन स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब एसएसबी प्रोसीजर में ओआईआर है ही क्यों। सेम फॉर द पीपीटी ऑल्सो। एंड सेम हम बात करेंगे कि व्हाई दिस टॉपिक has been included in the lecturate, ठीक है। लेक्चरेट की तो इसलिए बात नहीं करते क्योंकि लेक्चरेट का ऑब्वियस सी बात है कि पर्पस ये होता है कि जियोपॉलिटिक्स नॉलेज को चेक करना, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ब्रिक्स जैसा अगर टॉपिक आता है इन योर लाइक इन योर टॉपिक, देन व्हाई ब्रिक्स इज इंक्लूडेड इन इट, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाई ब्रिक्स इज इन न्यूज। मतलब मैं पहले ऐसे बोलता था यार, मैं बोलता था व्हाई ब्रिक्स इज इन न्यूज, मतलब जब कोई भी न्यूज आ गई, कोई भी मेरे पास टॉपिक है, देन आई विल स्टार्ट यार व्हाई दिस टॉपिक इज इंक्लूडेड इन दिस, व्हाई दिस इज इन न्यूज एज ऑफ नाउ, ठीक है। उसके बाद मैं करता था हिस्ट्री को कवर, मतलब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, लेटर ऑन हिस्ट्री, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस, फिर चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड। तो आई यूज्ड टू गो थ्रू विद दिस फॉर्मेट, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रिक्स को कवर करने वाले, सबसे पहले बात करेंगे व्हाई ब्रिक्स इज इन न्यूज, ठीक है। तो देखो बहुत ब्रिक्स की रिसेंटली सबमिट हो रही है, कहाँ हुई है, कजान में हो रही है, ठीक है। रिटन बाय स्टूडेंट्स, इफ एनीवन इज वाचिंग देन इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कजान कहाँ है, रशिया में, ठीक है। एंड एक बात याद रखना बॉस, 2024 की ब्रिक्स समिट रशिया को होस्ट नहीं करनी थी, किसी और कंट्री को करनी थी, बट ड्यू टू सम बोल सकते हैं कि वो चैलेंजेस के कारण रशिया ने होस्ट किए। सो यू पीपल विल टेल कि ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसको 2024 की समिट को हेल्ड करना था, मतलब ठीक है, होस्ट करना था। आगे बात करते हैं, तो इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ऑन द ट्यूसडे रीच्ड कजान सिटी इन रशिया टू अटेंड द ब्रिक्स समिट, ठीक है। आगे बात करते हैं डिस्क्राइबिंग, उन्होंने क्योंकि ट्विटर पे एक लिखा था, ठीक है, डिस्क्राइबिंग द समिट एज इंपॉर्टेंट, मोदी पोस्टेड ऑन एक्स मतलब ट्विटर, ठीक है। लैंडेड इन कजान फॉर द ब्रिक्स समिट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट समिट एंड द डिस्कशंस हियर विल कंटिन्यू टू बेटर प्लान इट, ठीक है। इसी के साथ आप देखो तो इंस्टाग्राम पे भी माई गवर्नमेंट डॉट जीओवी करके ना वो फॉर्मेट है ना, उस पर भी यही सेम ट्वीट है रखी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रो से कवर करेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू द सेम मिस्टेक की बार उन्होंने जैसे बताया कि व्हाई दिस इज इन न्यूज, लेटर ऑन वी स्टार्ट विद द हिस्ट्री। एटलीस्ट पहले इंट्रो बताओ कि आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाए, बेसिक फ्रेमवर्क पता पड़ जाए कि व्हाई दिस टॉपिक इज इन देयर। ने ये पढ़ लिया क्योंकि न्यूज में क्यों है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑन हम इसका थोड़ा कुछ ब्रीफ जान लो, फिर हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे लेटर ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ब्रिक्स क्या है, एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, किसका है, कंट्रीज का है, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। दैट्स व्हाई ब्रिक्स इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रिक्स इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ नाउ हु कैन डिवाइड द कंप्लीट वर्ल्ड इनटू द वेस्टर्न एज वेल एज एशियन कंट्रीज, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे अभी, आप बताएंगे आगे। आगे बात करते हैं, रीड हियर टू लर्न मोर अबाउट द ग्रुपिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ब्रिक्स जैसे कि Brazil, Russia, India, China, and South Africa is an important grouping bringing together the major emerging economies, and West. As we always know, यार जिसके पास पैसा, उसके पास पावर, उसके पास मिलिट्री, उसके पास कॉपरेशन, उसकी सब में हम लाने वाले, ठीक है। तो इट compromises according to the World Bank data 2019। ब्रिक्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करता है, having 24% of the world GDP, over 16 shares in the world trade, ठीक है। अब क्योंकि न्यू मेंबर्स भी ऐड ऑन हो चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिजिट्स भी चेंज होंगी, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट गेट एनी एक्चुअल एग्जैक्ट डाटा, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन आउट ऑफ द 2019 ईयर, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आपको यहाँ से बेसिक आइडिया लग गया कि यार ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास 41% ग्रुप, मतलब 41% को जो ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉपुलेशन कवर करता है, ठीक है। इसी के साथ 24% जीडीपी वगैरह वगैरह।
हिस्ट्री को बात करते हैं तो यार हिस्ट्री में, अगर अब हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे हम, तो एक्रोनिम मतलब एक्रोनिम होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ब्रिक्स जो है ना, ये एक टाइम पे एक्चुअली 2001 में कैजुअल वे में ना एक आपके इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, हाँ कहीं नाम लिखा होगा, हाँ ये रहा इकोनॉमिस्ट, जिम ओ नील, ठीक है। इन्होंने यार डिस्कवरी लाइक ऐसी एक्रोनिम कर दिया ब्रिक्स को, क्यों कर दिया, क्योंकि एक टेबल टाइप बना रहे थे, ठीक है। तो इन अ टेबल ही इज डिस्क्राइबिंग द कंप्लीट कंट्रीज, तो उन्होंने एक ही ना ब्रिक्स करके, क्योंकि पहले ब्रिक बना था, याद रखना कि ब्रिक बना था पहले, ब्रिक्स नहीं था। तो ब्रिक करके उन्होंने एक्रोनिम ब्रिक्स करके एक एक्रोनिम स्टार्ट कर दी, बोलो। तो ब्राजील, इंडिया, रशिया एज वेल एज चाइना की, विच टुगेदर रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन, जिसके पास एक अच्छी खासी पॉपुलेशन भी एज वेल एज प्रोडक्शन का भी, मतलब जीडीपी में भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। लेटर ऑन होता क्या है, इन जुलाई 2006 पहली बार ब्रिक फॉर्म होती है, ब्रिक्स मीन ब्रिक। द लीडर ऑफ द ब्रिक, ब्राजील, इंडिया, रशिया एंड चाइना कंट्रीज मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन एसटी पेटेंसबर्ग, रशिया, ऑन द मार्जिन ऑफ द G8 आउटरीच समिट, ठीक है। एंड आपको पता ही होगा यार, ब्रिक्स अगर देखा जाए ना, मोटा मोटा मैं बताऊं कि ब्रिक्स क्यों फॉर्म है, ब्रिक्स का मेन पर्पस क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, यूएस एंड यूएस अलाइज को टक्कर देने के लिए ब्रिक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो 2006 में ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ था। ब्रिक करके जो नाम था वो इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जिम ओ नील, ठीक है, उन्होंने दिया था। जिम ओ नील तो था वो, हाँ जिम ओ नील। आगे बात करते हैं, ठीक है। ब्रिक ग्रुप वॉज रिनेम्ड ब्रिक्स, ब्रिक्स इसको बना दिया जाए जब क्या होता है, साउथ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की जब ब्रिक्स में एंट्री हो जाती है, कब होती है भैया, 2010 में होती है, ठीक है। फैक्चुअल डाटा याद रखना, जितना ज्यादा फैक्चुअल डाटा याद रखोगे, दिस मेक्स योर लेक्चरेट एज वेल एज जीडी मोर इंफॉर्मेटिव एंड मोर एक्यूरेट, ठीक है। आगे बात करते हैं, आफ्टर साउथ अफ्रीका वाज एक्सेप्टेड एज अ फुल मेंबर एट द ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन द न्यूयॉर्क, उसके बाद एक न्यूयॉर्क में मीटिंग होती है इन द सितंबर 2010। आगे बात करते हैं, इसके बाद यार कुछ ना मेजर डेवलपमेंट होती हैं, ठीक है। तो जो आपकी सबसे पहली मेजर डेवलपमेंट होती है डेट इज एनडीपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनडीपी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अच्छा भैया ये क्या चीज है, जैसे आपने मल्टीपल बैंक के नाम सुन रखे होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके न्यू डेवलपमेंट बैंक थी, जो बैंक सिर्फ बोल सकते हैं कि जो ब्रिक्स मेंबर हैं सिर्फ उनके अंडर से कंट्रोल की जाएगी, वही इसमें पैसा डालेंगे, वही उससे पैसा ले सकते हैं, ठीक है। एट दी नेशनल कैलेमिटी के टाइम, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है एडवर्स सिचुएशन के टाइम, तो वो पैसा लिया जा सकता है। तो आगे बात करते हैं, एट द फोर्थ ब्रिक्स समिट इन न्यू दिल्ली। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमने फोर्थ जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी 2012 में, वो कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में। एंड न्यू दिल्ली में ही एनबीडी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रपोजल रखा गया था, ठीक है। तो at the fourth BRICS summit in New Delhi, the leaders of the BRICS considered the possibility of setting up a new development bank, ठीक है। इन्होंने क्या सोचा कि नई बैंक बनानी चाहिए to mobilize resources for infrastructure and sustainable development, sustainable development को इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर एक बूस्टअप देने के लिए एक हमारे पास हमारी खुद की बैंक होनी चाहिए इन दी ब्रिक्स एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो भी इसमें। अच्छा ब्रिक्स का जो एनबीडी बनने वाली थी, एनडीपी, एनडीपी में मेजर ये था कि जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, जैसे कि आपका चाइना हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, तो इमर्जिंग इकोनॉमीज को एक साथ लेके आना ही ब्रिक्स का एक मेजर फॉर्मेशन था। एंड अभी भी आप देखो तो जो ब्रिक्स का जो ना मतलब बोलूंगा मैं ऑलमोस्ट 50% जो भी पैसा फंड करा जाता है दैट इज गिवन बाय दी चाइना एज ऑफ नाउ, ठीक है। आगे बात करते हैं, एज वेल एज इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। एंड अगर आप देखो तो पहले नंबर पे चाइना आता है, ऑब्वियसली बात है, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे रशिया, लेटर ऑन फिर ब्राजील वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यार एक और न्यू डेवलपमेंट बोला जाए कि अगर आपको अपने लेक्चर को और इंफॉर्मेटिव बनाना है और थोड़ा इनोवेटिव बनाना है, तो आप ये भी एक चीज यूज कर सकते हो, डेट इज फॉर्टेलेजा डिक्लेरेशन। अब भैया ये क्या चीज है, देखो यार बताता हूँ। ड्यूरिंग द, देखो हम अभी फोर्थ मीटिंग पढ़ चुके थे, ब्रिक्स की फोर्थ मीटिंग कहाँ होती है, न्यू दिल्ली में होती है, इंडिया में, ठीक है, न्यू दिल्ली में, जहां पे हमने प्रपोज किया कि यार हमारे पास खुद की एनडीबी होनी चाहिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक। लेटर क्या होता है, सिक्स जो ब्रिक्स की सबमिट होती है, डेट इज इन फॉर्टेलेजा 2014 में होती है जो, ठीक है। तो द लीडर्स साइंड द एग्रीमेंट एस्टेब्लिशिंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पे फाइनली जो साइन होता है एग्रीमेंट की न्यू डेवलपमेंट बैंक बन जाएगी। इसी के साथ क्या होता है, इन फॉर्टेलेजा डिक्लेरेशन द लीडर्स स्ट्रेस्ड दैट द एनबीडीबी will strengthen the cooperation among the BRICS, will supplement the efforts of the multilateral as well as regional financial institution for the global development। मतलब भैया जो भी मल्टीलेटरल जैसे हमारे जो टाइज रहते हैं, ठीक है, उन टाइज को मतलब किसी भी सेक्टर में हो सकता है, वेटरनरी हेल्थ सेक्टर, ये यार इंपॉर्टेंट है, सारी इसके लिए होता है, ठीक है, सारे हेल्थ सेक्टर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, डिजिटल सेक्टर हो गया, ठीक है, इसी के साथ आपका डिफेंस सेक्टर हो गया, मतलब किसी भी टाइम पे अगर किसी भी कैलेमिटी के टाइम पे अगर इंपॉर्टेंट पड़ता है, देन एनडीबी विल फंड टू दैट कंट्री, बट इट शुड बी अ मेंबर ऑफ अ ब्रिक्स, ठीक है।
thus contributing to the collective commitments to achieving the goal of the strong, sustainable and balanced growth. अदरवाइज अगर जैसे सपोज करो कोई नेचुरल कैलेमिटी पड़ी नहीं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, तब क्या होगा? तब ये जितना भी फंड है, जितना भी पैसा है, वो सारी कलेक्टिवली कंट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फॉर मेकिंग देयर दिस कंट्रीज स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल एज वेल एज बैलेंस्ड ग्रोथ को रखने के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि यार ग्लोबल इकोनॉमी में ना कभी भी ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे कि अभी टाइम रशिया के साथ चल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एनडीबी की हमने देख लिया था। हाँ, इसके साथ यार देखो एनडीबी बिकेम फुल्ली ऑपरेशनल इन 2016। ये एक बार एनडीए का पीवाईक्यू है, अभी का रिसेंट नहीं है लेकिन बहुत पहले का आया था। ठीक है, उसमें पूछ लिया था कि यार एनडीबी का जो फाइनली जो ऑपरेशनल है वो कब से हुई थी। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल मार्क दिस करेक्ट इनकरेक्ट बिकॉज उन्होंने 2014 लगा के आए थे, जहां पे सारे लीडर साइन कर देते हैं एनडीबी हमारी बन चुकी थी, बट ऑपरेशनल 2016 से हुई थी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंघाई। सिंघाई कहाँ पे है? चाइना में, ऑब्वियस सी बात है। ईच मेंबर होल्ड एन इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर्स 20% इन द एनडीबी। इसके अच्छा की और मतलब बोल सकते हैं कि की एरिया स्किल्स है, तो आपका क्लीन एनर्जी होना चाहिए, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी के साथ आपका हेल्थ सेक्टर दिया जाता है, सिक्योरिटी दिया जाती है। ये सारे मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपने ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगा दो, नेटो के साथ लगा दो, ठीक है, एससीओ के साथ लगा दो, एससीओ में हालांकि काउंटर टेररिज्म भी होता है, ठीक है, इसी के साथ आप किसी में भी लगा दो, G7 में लगा दो, तो सबके साथ चल जाते हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। एक और बॉस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तो देखो हमने तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ी है। एक तो अपना फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन हो गया, उसी के साथ एनडीबी, इसी के साथ ब्रिक्स कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जिसे सीआरए बोलते हैं। अच्छा भैया ये क्या चीज है? देखो तब जो आपने सुना होगा ना IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसी का कुछ अल्टरनेटिव सोच लो जो कि ब्रिक्स कंट्रीज ने बनाया था, डेट इज नोन एज सीआरए। द ब्रिक्स कॉन्टिनेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA इज अ फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर। मतलब क्या होता है? देखो मैं बताऊंगा तुमको ना, बेसिक बता देता हूँ। अभी रशिया के साथ वॉर चल रहा है, ठीक है, रशिया यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है। यूक्रेन को सपोर्ट करने वाली कंप्लीट नेटो कंट्रीज प्लस यूएसए, रशिया को सपोर्ट करने वाला साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया नहीं है, बहुत नॉर्थ कोरिया, चाइना, इंडिया, मेजरली। ठीक है, मेजरली कंट्रीज की बात कर रहे हैं। इसी के साथ ईरान भी हो गया। अब बेसिकली होता क्या, आपको अगर पता हो तो, अगर आप जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो, तो इंडिया ने अपने गोल्ड रिजर्व्स अभी जो हमारे फॉरेन कंट्रीज में थे वहां से हमने अपने वापस मंगा लिए, वाइल यूएस ऐसे ही करके रशिया के भी थे। बट क्योंकि कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गई ना, कंफ्लिक्ट स्टार्ट होने से क्या हुआ कि जितने भी रशिया के फॉरेन रिजर्व थे उनको गोल्ड रिजर्व मान लो, उनको सबको बैन कर दिया गया होता है। अब वो वापस नहीं दिए जा रहे हैं। अगर ऐसी कुछ सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, देन व्हाट द कंट्री विल डू। अब सपोज करो यार इंडिया की किसी ऐसी कंट्री से वॉर हो जाती है जिसको सब फंड करने वाली वेस्टर्न कंट्रीज, सपोज करो यूएसए और उसके अलाइज हो गए, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास हमारा खुद का पैसा जो हमारा है, अगर हमको वही वापस नहीं मिलेगा, देन हाउ वी सर्वाइव, हाउ वी टेक एन एक्स्ट्रा एज इन दी वॉर, जबकि वो हमें मिलनी चाहिए क्योंकि हमारा पैसा है। उस टाइम पे क्या होता है? प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि अगर आपको किसी भी कंट्री को हराना है, देन मेक इकोनॉमिक बर्डन ऑन दैट कंट्री। ठीक है, तो इसी के लिए लिक्विडिटी प्रेशर एक टाइप से क्रिएट ना हो, दैट यूजुअली यूज्ड टू मेक बाय द यूएसए ऑन द, बोल सकते हैं कि डॉलर के दम पे। ठीक है, तो उसी को डीडॉलराइज करने के लिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को एक काउंटर करने के लिए हमने बनाई थी CR। आई थॉट आप समझ गए होंगे। अब लेट ऑन स्लाइड्स पढ़ लीजिए तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। This includes currency issues, whereas members' national currencies are being adversely affected by the global financial pressure. सपोज करो कभी किसी कंट्री से वॉर हो गई, तो वहां पे एक फाइनेंशियल प्रेशर ऑब्वियस सी बात हमको देखने को मिलता है। जैसे अभी हमारे पास प्रेशर है, ऑफ नाउ इंडिया के पास प्रेशर है, इधर गो विद द यूएसए और विद द रशिया, बट हम दोनों को बैलेंस करके चलो, क्योंकि हम किसी पे भी कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते। एंड ऑलवेज रिमेंबर इन द जियोपॉलिटिक्स, मतलब बहुत ही फेमस लाइन है प्रशांत नवरसन की, कि जियो पॉलिटिक्स में ना मतलब बहुत कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई एनिमी नहीं होता। जब तक आपके रिलेशन जिसके साथ बन रहे हैं ना, तब तक आपको जिसके साथ फायदा है, तो गो विद दैट। आगे द CRA इज जनरली सीन एज द कंपटीटर ऑफ द IMF। देखो मेंशन भी है कंपटीटर ऑफ द IMF एंड अलोंग विद द न्यू डेवलपमेंट बैंक viewed एज एन एग्जांपल ऑफ द इंक्रीजिंग साउथ साउथ कॉपरेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। ब्रिक्स पेमेंट बैंक, अच्छा यार हमने इसका भी मतलब सुना खोस पेमेंट सिस्टम के बारे में। अभी जैसे ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही ना, डेट इज, अगर उसको मोटा मोटा बोला जाए तो डेट इज ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज, आपने ये स्विफ्ट पेमेंट का नाम सुना होगा। इफ यू पीपल डोंट नो अबाउट दी व्हाट इज स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, देन डेफिनेटली कमेंट करना, आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन इट। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम क्या होता है? जब भी आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री के मतलब पैसा मंगाना होता है ना, जैसे हमारे पास नॉर्मल बैंक होते हैं, बट वंस यू हैव टू, जैसे सपोज करो आप कोई आपका रिलेटिव जो यूएई में काम कर रहा है एंड यू वांट टू ट्रांसफर योर मनी टू दैट, तो उसके लिए स्विफ्ट बैंक का लगता है। ठीक है, उसके मतलब बुक वगैरह अगर होती है, उनके IFSC कोड वगैरह डिफरेंट होते हैं, उसमें कंट्री कोड भी लगता है। सो टू, अब क्या हुआ ना, अब जैसे रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया, तो रशिया को क्या कर दिया गया ना, रशिया को स्विफ्ट बैंक से
बोल सकते हैं कि बैन कर दिया गया, एज ऑफ नाउ रशिया इज बैंड, ठीक है। उसके पास मतलब एन नंबर ऑफ, बोल सकते हैं कि सैंक्शंस लगे हुए हैं, एन नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं स्टिल। तो इसीलिए क्या जानते हैं हम कि ब्रिक्स ने एक प्रपोजल दिया कि हमारे पास भी ना स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास होना चाहिए ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम इन केस ऑफ एनी कंट्री जो कि ब्रिक्स कंट्री का मेंबर है एंड ऐसी किसी वॉर में अगर इन्फ्लुएंस होती है या फिर ऐसे कहीं वॉर में जाना पड़ता है तो दिस कैन बी अ बेटर ऑप्शन। आगे देखो ये मेंशन भी है, इट इज बीइंग कंसीडर्ड मोर सीरियसली एज पोस्ट यूक्रेन वॉर रशिया हैज बीन फ्रोजन आउट ऑफ द शिप। फ्रोजन आउट ऑफ द शिप मतलब निकाल दिया गया, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रिक्स का, रिफॉर्म ऑफ द मल्टीलेटरल सिस्टम। मतलब क्या है, बोला जाए तो जैसे अभी वर्ल्ड है, वर्ल्ड में क्या है, अगर डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हैं जैसे कि यूएसए हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अब ऐसी बात है तो इन सारी कंट्रीज में ना रिफॉर्म्स करने के बाद जो मेजर इकोनॉमीज किस हद ग्रो करेगी ना उसको वो उभारना। एंड बोला जाता है कि अभी अभी देखा जाए तो एज ऑफ नाउ जो कंप्लीट डोमिनेंस मतलब आई मस्ट से यार जो हैवी डोमिनेंस है ना वो ऑब्वियसली बात है यूएसए की है। एज ऑफ नाउ रशिया की हुआ करती थी कुछ टाइम पहले, बट अभी वॉर में उलझे हुए हैं तो अभी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी आप देख रहे हो गाजा वगैरह की कंफ्लिक्ट चल रही है। तो इसमें क्या होना चाहिए, मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए, मतलब सिर्फ एक पावर नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट पावर होनी चाहिए, भले ही वो ग्रुप के साथ क्यों ना हो। मतलब अगर एक जगह यूएसए तो दूसरी जगह भले ही ब्रिक्स क्यों ना हो, ग्रुप ऑफ कंट्री से, बट एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग पावर होनी चाहिए। लेटर ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ब्रिक इकोनॉमिक पार्टनर स्ट्रेटेजी 2020-2025। अच्छा भैया ये क्या है, ऑब्वियसली बात है यार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाना, इकोनॉमिक्स को बूस्ट करना, इन बिटवीन दी कंट्रीज हमको अपने ट्रेड को इंक्रीज करना। ऑपरेशन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म, ये क्या है, एज यू ऑल नो यार कि हमारे पास अगर कुछ भी नहीं हुआ ना तब भी हमारे पास एग्रीकल्चर सिस्टम होना चाहिए, डेट इज प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि हम जब तक कुछ खाएंगे नहीं तब तक आगे की चीजें नहीं हो सकती। इसीलिए प्राइमरी सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर एज ऑफ नाउ इन द इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, जैसे कि हमारे हो गया जैसे बोला जाता है ना, मतलब एग्रीकल्चर में और हमें बूस्ट करना है, ठीक है, और नए नए इक्विपमेंट्स को लेके आना है, तो उन सब में भी ब्रिक्स कंट्रीज अच्छी खासी हेल्प करेंगी, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज में जो मेंबर्स है ना वो वाइड वैरायटी ऑफ मेंबर है। मोस्ट ऑफ द मेंबर मतलब कुछ मेंबर के पास तो ऐसा भी नहीं कि वो एग्रीकल्चर उनको सारा का सारा परचेज करना पड़ता है फ्रॉम द अदर कंट्रीज, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। कॉपरेशन ऑन डिजास्टर रिसाइलेंस, ऑब्वियसली बात हम बात कर चुके हैं। इनोवेशन कॉपरेशन, डिजिटली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर का तो यार इसलिए ये बाद में इंक्लूड कर लिया आफ्टर दी कोविड, ठीक है, कोविड पोस्ट कोविड पीरियड के बाद ये आपका हेल्थ सेक्टर भी इंक्लूड हो गया इसमें। आगे बात करते हैं अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या क्या है, जो न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं, तो यार 5 न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं, पहले 5 थे अभी नए 5 आ गए हैं, तो टोटल 10 हो गए। वैसे प्रपोजल 6 को दिया गया था जिसमें आपका अर्जेंटीना भी शामिल है, बट अर्जेंटीना डिनाइड टू बी अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो अभी कौन कौन से 5 है, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ठीक है। आई नो यार सऊदी अरेबिया के कुछ केसेस चल रहे हैं, लाइक अभी लाइक एज पार माई नॉलेज अभी सऊदी अरेबिया ने शायद ब्रिक्स का सबमिट पे अटेंड नहीं किया, बट लेटर ऑन देखते हैं, अभी तक तो अभी मेंबर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, द लास्ट एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिक्स अकर्ड इन 2010 व्हेन साउथ अफ्रीका वाज जॉइंड, ऑब्वियसली बात है लास्ट कब हुआ था, क्योंकि 2006 में ब्रिक्स फॉर्मेशन हुई, 2010 में आपका ये साउथ अफ्रीका एड ऑन होता है, एंड अभी हमने 5 मेंबर और ऐड कर रखे हैं। अब यार चैलेंजेस क्या क्या है, मेजर जो आपके चैलेंजेस हैं जैसे कि डिफरेंट इकोनॉमिक पूल, हर कंट्री के अलग अलग पूल है, डिफरेंट इकोनॉमिक पूल है। तो अपना रशिया के अगर बारे में सोचे तो रशिया को बाय होप और बाय क्रुप यूक्रेन को हटाना है, ऑब्वियसली बात नेटो मेंबर्स को हटाना है, ठीक है। अगर हम चाइना की तरफ देखें तो यार चाइना का मेजर क्या है कि ऑल ओवर एशिया में अगर कोई वर्ल्ड पावर रहेगी तो डेट इज शुड बी चाइना। वहीं अगर हमें इंडिया के लिए देखें तो इंडिया का भी मेजर क्या है कि हमारे साथ लाइक हमें अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो अपना क्योंकि अभी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एंड हमें सून जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, हमारे पास हमारी मिलिट्री भी स्ट्रांग हो, हमारे गुड रिलेशन भी हो विद द वेस्ट एज वेल एज एशियन कंट्रीज ऑल्सो, तो हम ये सारी चीजों पर फोकस करते हैं। भाई ब्राजील के अपने कुछ अलग इंटरेस्ट हैं, साउथ अफ्रीका के कुछ अलग इंटरेस्ट हैं, तो डिफरेंट इकोनॉमिक गोल होने के कारण, ठीक है, क्योंकि सबकी बोल सकते हैं कि डेमोग्राफी भी अलग होती है, कहीं पे ऑयल निकलता है कहीं पे नहीं निकलता है, जैसे रशिया के पास ऑयल है हमारे पास नहीं, परचेस करते हैं उनसे, तो ये सारे ना डिफरेंट डिफरेंट गोल हो जाते हैं। तो देखो ब्रिक्स इशू क्या है, ब्रिक्स कंट्रीज हैव वेरी डिफरेंट इकोनॉमीज, हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ इकोनॉमीज है, जैसे एज ऑफ नाउ चाइना द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी आउट ऑफ द ब्रिक्स मेंबर्स, बट इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग, देखो आगे लिखा भी इंडिया ग्रोइंग फास्ट, फाइल जो आपकी ब्राजील है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, ये कुछ स्लोली ग्रो कर रही है, ठीक है। आगे देखा जाए अभी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है, क्योंकि डिफरेंट ग्रोथ रेट के कारण ना इट इज हार्ड कि सारी कंट्रीज हैं, अगर कोई भी वजह से प्रपोजल दिया गया,
अब 5 दोस्त हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कोई आपने प्रपोजल दिया, सपोज करो आपने बोला कि घूमने चलते हैं, अब पांचों की लेकिन कंडीशंस अलग अलग हैं, सबके पास सपोज करो 500 रुपए नहीं है। अब हाउ यू पीपल विल मैनेज दिस? या तो ऐसा हो सकता है कि बड़ी कंट्री वहां पे अपने दे दे, बट ये कब तक चलेगा, है ना? तो इसके लिए भी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स मेक्स अ प्रॉब्लम इन द ब्रिक्स, इन द बोल सकते हैं कि इंक्रीमेंट ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ पॉलिटिकल चैलेंजेस भी आ जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल जो टेंशंस होती हैं बिटवीन द मेंबर्स। अब अगर हम सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं इंडिया एंड चाइना का। नो डाउट अभी की जो मीटिंग हुई है उसमें काफी अच्छे अच्छे बातें निकल के आई हैं, बट यार ऑलवेज रिमेंबर कि जियो पॉलिटिक्स में जब तक, क्योंकि देखो सबके अभी फुलफिल हो रहे हैं। रशिया क्या चाहता है? रशिया दिखाना चाहता है कि वर्ल्ड को वेस्ट के पास हमने देखो बॉस इंडिया, हमने देखो बॉस इंडिया एज वेल एज ये चाइना को एक साथ ला दिया एंड हमने इनके बॉर्डर इश्यूज को भी रिजोल्व करा दिया। तो ये रशिया का मेन मोटिव हो गया। इंडिया चाहता है कि हमें यार चाइना के साथ कोई भी वॉर वगैरह ना करना पड़े, तो हम भी अपने पीसफुली रहे, ये इंडिया का इंटरेस्ट हो गया। चाइना चाहता है कि एज ऑफ नाउ यार ये भी ग्रो कर रहे हैं एंड एज यू ऑल नो यार इंडिया भी ग्रो कर रहा है, तो क्यों ना अगर जैसे डोमिनेंस बनानी है तो पहले इस एरिया में कंप्लीटली कवर कर लेना, बाकी फिर इंडिया तो आ ही जाएगा। ये इस चक्कर में, क्योंकि साई चाइना सी को पूरा कवर करना चाह रहे हैं ना, तो सभी के इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हैं, तो उन्होंने बोले चलो भाई ठीक है। बट ये कब तक चलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। डोकलाम के भी लिए किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट इट हैपेंस, ठीक है। तो इशू क्या है अभी? देर आर द पॉलिटिकल टेंशन विद इन ब्रिक्स। फॉर एग्जांपल रशिया अभी खुद कंफ्लिक्ट में है विद यूक्रेन, चाइना हैज इश्यूज विद ताइवान एंड बॉर्डर डिस्प्यूट विद द इंडिया ऑल्सो। अब ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है? दीज टेंशंस कैन लीड टू अ डिस्टर्ब between the members, making it difficult to work together on the important global issue। obvious सी बात है, अब हम इंडिया जैसे, अब बीइंग एन इंडियन हम कहें यार कि ताइवान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होना जरूरी है, क्योंकि ताइवान हमको चिप्स प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अब वहीं और चाइना बोले कि नहीं भाई तुम ब्रिक्स के मेंबर हो, तुम उनसे कुछ नहीं परचेस करोगे क्योंकि आई वांट टू कॉन्कर दैट ताइवान। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आ जाते हैं। आगे करेंसी एंड फाइनेंशियल जो हम सबसे ज्यादा अभी फेस कर रहे हैं, मोस्टली जो रशिया है। इश्यू क्या है? ब्रिक्स वांट टू डिपेंड less on the US dollar for the trade, but finding a stable way to do this is tricky। obvious सी बात है tricky यार। अभी देखा जाए तो अभी रशिया ने लाइक रुपी में, मतलब इंडिया ने रशिया को रुपी में पेमेंट भी किया, बट क्या बोल सकते हैं कि रशिया के पास अब रुपी इतने बोल सकते हैं कि मतलब हैवी अमाउंट में हो गया ना, दे डोंट हैव नाउ एनी अदर वे टू इन्वेस्ट टू यूज दिस मनी। वो चाहे तो बस इंडिया के साथ ही ट्रेड कर सकते हैं, बट डोंट यू थिंक यार कहीं ना कहीं जाके ये वो सिस्टम हो जाएगा जो पहले चला करता था, बहुत पहले बार्टर सिस्टम टाइप। क्योंकि आपने जो भी दिया चीज, उनको जो भी पैसा दिया, वो कहीं और जा ही नहीं सकता, सिर्फ आपकी कंट्री में आ सकता है। तो डेट्स वाई हम ब्रिक्स करेंसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, वेदर इट डिजिटली और फिजिकली, बट होनी चाहिए। वाई इट इज इम्पोर्ट, वाई इट इज अ प्रॉब्लम? इफ वन ब्रिक इकोनॉमी बिकम्स अनस्टेबल, इट कैन अफेक्ट द अदर्स एंड मेक इट हार्ड टू सेट अप अ न्यू सिस्टम फॉर ट्रेडिंग विदाउट द डॉलर, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये सारे मैं इसलिए लिख के आया हूँ जिससे आप पीपल रिलेट कर पाओ, ठीक है। लास्ट में बताऊंगा भी कि आपके लेक्चर में बोलना है कैसे। सेफ्टी इन ग्लोबल पावर डायनेमिक्स। ऑब्वियसली बात है, ग्लोबली पावर में डायनेमिक्स चलते रहते हैं, मतलब कभी ना कभी चेंजेस तो होते ही रहते हैं। इशू क्या है? द ब्रिक्स नेशंस कलेक्टिवली वेरी चैलेंज वेस्टर्न डोमिनेंस, पर्टिकुलरली दैट ऑफ द यूएसए एंड ईयू, यूरोपियन यूनियन। With the rise of the multipolarity where multiple powers influence the global stage, BRICS has tried to assert itself as a counterbalance to Western-led institutions like the IMF and the World Bank। अभी तक जो बोला ना, इफ आई से यार उसका एक क्रस्ट बता दो तो भाई ये रहा पूरा उसका क्रस्ट। आई मस्ट से क्या लिखे लाइन अगर हो सके ना तो एग्जैक्ट याद कर लेना, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करती है? दिस एम्बिशंस कैन पुट BRICS members in direct और indirect competition with the Western powers, increasing global tensions। obvious सी बात है, अभी जो हम सबसे अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा टेंशन है कि हमें वेदर गो टू विद द यूएसए और विद द रशिया, क्योंकि अभी आपने देखा तो निजर वाले केस में भी मतलब चल रहा है, ठीक है। तो द डिवाइड ऑन इश्यूज लाइक ट्रेड पॉलिसीज, मिलिट्री अलायंस एंड ह्यूमन राइट्स फर्दर कॉम्प्लिकेट्स BRICS efforts to create a unified response to a global governance। आगे बात करते हैं चाइना का केस। China's influence and strategies, ambitions। Issue क्या है? China's ambition like Belt and BRI, Belt and Road Initiative, and its technological and military advancement, increasing its influence globally and within BRICS। However, China's assertive stance in area like the South China Sea and its regional dominance create strategic discomfort among the other BRICS members, especially India। जैसे अभी हमने ब्रह्मोस की थी किसको? फिलीपींस को एज वेल एज वियतनाम। अब यार देखा जाए तो इशू किसके साथ है? फिलीपींस के साथ जो साउथ चाइना सी का वो पूरा केस आ रहा है। अब क्योंकि वो हमारा एक डिफेंस पार्टनर है, तो हम ये चाहेंगे कि यार उसके साथ पीस बनी होगी, क्योंकि वो हमसे मिसाइल्स एज वेल एज अदर इक्विपमेंट्स परचेज कर रहा है।
तो इस केस में क्या हो सकता है कि इंडिया चाइना से बात करेगा, चाइना इंडिया से बोलेगा नहीं यार वो चाइना हमारा सी है तो वो हम देखेंगे। तो ये सारी क्या होता है, टेंशन क्रिएट होते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लमेटिक होता है। आगे लिखा भी है व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि चाइना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस कैन ओवरशैडो द अदर ब्रिक्स नेशंस मेकिंग इट चैलेंजिंग टू प्रेजेंट अ बैलेंस्ड पार्टनरशिप। फॉर इंस्टेंस इंडिया में फाइंड इट डिफिकल्ट टू अलाइ क्लोजली विद द ब्रिक्स रूल्स व्हाइल मैनेजिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स विद द चाइना। आगे बात करते हैं डिप्लोमेसी के थ्रू। तो डेप्थ डिप्लोमेसी एंड इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका, ये भी बॉस आपका चाइना का ही होगा। आपका पता होगा कि चाइना ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ब्रिक्स मेंबर्स स्पेशली चाइना हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन दी अफ्रीकन थ्रू लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। However, concern over the debt diplomacy where loans are used to give influential over indebted countries, मतलब जो भी आप लोन देते हो ना वो क्योंकि वो कंट्रीज ऑब्वियसली दे लो कि यार उनके पास इतनी छोटी इकोनॉमी है, वो कभी आपका डेप्ट पे ही नहीं कर पाएंगे, जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ, ठीक है, जैसे आपका बोल सकते हैं श्रीलंका के साथ हुआ, एंड सेम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के भी साथ सेम हो रहा है। हैव लेड टू क्रिटिसिज्म और ऑन ऑफ चाइना's इन्वॉल्वमेंट, तो ये चाइना के इन्वॉल्वमेंट को क्रिटिसाइज करता है। सबसे बड़ी यार आ जाते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स। अभी आपने देखा जो चाइना के पास अगर उनका पोर्ट है तो हमें इससे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, ग्रोइंग रिसेंटमेंट ओवर द डेप्ट इश्यूज कैन टार्निश BRICS image in the global south, complicating its goal to present itself as an alternative to the West for developed support. Moreover, South Africa, a BRICS member, may face conflicting loyalties as it balances regional interest and BRICS affiliations. आई थॉट ये स्लाइड ना 2 बार हो गई है बॉस। अब बॉस वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकते हैं, लाइक अभी तक हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, बट सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। मेक श्योर करना कि आपका जो भी सॉल्यूशन एज वेल एज चैलेंजेस बताने का जो वे हो, जैसे अगर आपने 3 चैलेंज बताए तो मेक श्योर करना है कि आपने लेक्चरेट में वे फॉरवर्ड एटलीस्ट 5 बताओ, ठीक है, मतलब 4 से 5 बताओ। ऑब्वियसली बात है कि चैलेंजेस से थोड़े ज्यादा बताना वे फॉरवर्ड, ठीक है। चलो बस आगे बात करते हैं वे फॉरवर्ड। तो यार स्ट्रेंथिंग इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, हमें क्या करना होगा, अपनी जो भी इकोनॉमीज है ना उनको स्ट्रेंथन करना होगा सबसे पहले, क्योंकि जब तक इकोनॉमीज स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तब तक हम ग्लोबल इन्फ्लुएंस नहीं बता पाएंगे। हमें भले ही वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही क्यों ना करना पड़े, ठीक है। तो एनहेंसिंग ट्रेड रिलेशंस एंड क्रिएटिंग अ यूनिफाइड मार्केट अमंग ब्रिक्स nations can migrate economic vulnerabilities. Initiatives like the increasing intra-BRICS trade and investment in key sectors can boost resilience। मतलब क्या करना चाहिए हमें, बोला जा रहा है कि इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड मतलब जो भी ब्रिक्स के अंदर की जो कंट्रीज है उनको एक दूसरे के साथ ट्रेड करना चाहिए। इसी के साथ जो भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि जो बड़ी कंट्रीज चाइना वगैरह हो गया, डेप्ट ट्रैप की पॉलिसी को छोड़ के इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर, ठीक है। आगे बात क्या करेगी ये एक वे फॉरवर्ड हो सकता है, एंड आई मस्ट से यार ये बहुत अच्छा वे फॉरवर्ड है। एनहांसिंग पॉलिटिकल डायलॉग्स, मतलब regular diplomatic discussions can help address geopolitical tensions and foster a collaboration environment. Establishing forums for the dialogues can facilitate consensus building on a shared chat। मतलब जैसे अभी आपने देखा कि चाइना रशिया है, जो रशिया ड्यू टू बोल सकते हैं कि तीनों के इंटरेस्ट के कारण हम तीनों भी साथ में हैं, दैट इज रशिया चाइना एज वेल एज इंडिया। अगर ऐसे ही कुछ और बोला जाए कि जियोपॉलिटिकल, क्योंकि अगर कंट्रीज एक दूसरे के पास इंडिपेंडेंट हो जाएंगी ना तो वो कभी इन वॉर की सिचुएशंस में आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कंट्री एक दूसरे के साथ मतलब डिपेंडेंट हो जाती है एक दूसरे के ऊपर, तब कभी वॉर जैसे सिचुएशंस आती ही नहीं। सो वी हैव टू ट्राई द सेम। जैसे अभी रशिया ने बोला जाए कि काफी हद तक हमारे रिलेशन अभी ठीक है, तो अगर ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, ये होगा कब, जब हम मल्टीपल मीटिंग्स को फ्रेम आउट करेंगे। हमारे पास मल्टीपल मीटिंग, या सपोज कोई मीटिंग ही नहीं हुई होती, तो आपको लगता है क्या कि पीएम मोदी की एंड प्रेसिडेंट सी जिनपिंग जी की 50 मिनट तक मीटिंग चलने वाली थी? नहीं चलती ना, ऑब्वियसली बात है। ये कब होगा, जब मीटिंग्स हुई, बायलैटरल टाइज हुए, मीटिंग्स हुई, तभी तो ये आगे पॉसिबल होगा। आगे बात करते हैं फॉस्टरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ कंप्लीट ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ वर्क करना होगा। कैन इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ, joint initiatives in areas like renewable energy, climate change mitigation and infrastructure development can benefit all the member state। ऑब्वियसली बात है किसी भी कंट्री को सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। पहली बात, उनके पास रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए, दूसरा उनके पास क्लाइमेट का एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, बोला जाए तो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना आना चाहिए, इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे से ग्रो होना चाहिए। आगे बात कर सकते हैं प्रमोटिंग टेक्नोलॉजीज इनोवेशन, शेयरिंग नॉलेज एंड रिसोर्सेज इन द टेक्नोलॉजी कैन ड्राइव इनोवेशन एंड इंप्रूव competitiveness। Collaborating project in research and development can address common challenges and enhance economic resilience। ऑब्वियसली बात है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका हो सकता है वे फॉरवर्ड कल्चरल एक्सचेंज एंड पीपल टू पीपल कनेक्शन, मतलब पीपल टू पीपल कनेक्शन वही यार अभी का बेस्ट एग्जांपल है पीएम मोदी एज वेल एज प्रेसिडेंट की मीटिंग, ठीक है। तो स्टैंडिंग कल्चरल टाइज थ्रू एक्सचेंज इन एजुकेशन टूरिज्म एंड कल्चरल प्रोग्राम्स कैन बिल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड solidarity among ब्रिक्स नेशंस फॉस्टरिंग a strong sense of community। मतलब क्या कहना चाह रहा है, अगर आप जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हो देन यू विल नो कि अभी ना इंडिया एज वेल एज चाइना के बीच एक इशू चल रहा था कि इन्होंने अपने अपने जर्नलिस्ट को अपनी अपनी कंट्रीज से बुला लिए थे, मतलब इंडिया के सारे जर्नलिस्ट इंडिया में आ गए थे, चाइना के सारे जर्नलिस्ट चाइना में चले गए, ठीक है। अब ये क्या होता अगर पीपल उन्हीं की कंट्रीज में रहते हमारे और उनके हमारी कंट्री में रहते, डोंट यू थिंक यार कुछ बोल सकते हैं कि कुछ टाइज अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि पीपल टू पीपल जब कनेक्ट करते हैं ना तो तब सबसे ज्यादा अच्छे रिलेशन बनते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट ब्रिक्स। अब बात करते हैं कि भैया लेक्चर में हमको जाना है। देखो सबसे पहले लेक्चर वंस यू गॉट द टॉपिक, उसके बाद क्या करना है आपको बॉस, सबसे पहले जाओ कि व्हाई दिस इज इन द न्यूज, ठीक है, व्हाई दिस इज इन न्यूज। सबसे पहले आपको ये कवर करना है कि यार ये अगर टॉपिक आया तो व्हाई दिस इज इन न्यूज, मतलब आया क्यों आया। ऑब्वियसली बात है कि आपकी जियोपॉलिटिक्स की नॉलेज को चेक करना है, बट ये देख लो कि यार इससे रिलेटेड न्यूज है क्या इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर वो आप फैक्ट के तौर पर अगर पेश कर पाओ ना देन इट इज बोलूंगा भाई मस्ट से कि यार बहुत ही अच्छा होने वाला है। जैसे मैंने बताया आपको कि पीएम मोदी भी गए हैं कजान रशिया में भी, ठीक है। तो मैंने आपको फैक्ट बताया कि यार कजान में, स्पेशली कजान में रशिया में टू अटेंड दी ब्रिक्स समिट, ठीक है। सबसे पहले इसको कवर करो, लेटर ऑन मोटा मोटा बताओ इंट्रोडक्शन, कंप्लीटली मत बताना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट बताओ कि यार ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर ब्रिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, 41 परसेंटाइल ये क्या कर सकता है इंडियन पॉपुलेशन, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कवर करता है। लेटर ऑन लिखा जाए तो 24% अभी जीडीपी को कवर करता है। ये किसके ये डाटा भी बताओगे, डाटा कौन सा, अकॉर्डिंग टू द 2019 सेंसस, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब आप बताओगे कुछ हिस्ट्री के बारे में। जैसे यार 2006 में इसका पहली बार फॉर्मेशन हुआ, लेटर ऑन 2010 में ये ब्रिक्स बनी, 2006 में ये ब्रिक था, उसके बाद 2024 में 5 और मेंबर्स को न्यू एड ऑन किया गया, अर्जेंटीना भी मेंबर नहीं है। ये सारी चीजें मतलब हिस्ट्री पूरी कवर कर लोगे। लेटर ऑन अभी जो डेवलपमेंट्स हैं, मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में बताओगे, एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक, फॉर्टलेजा डिक्लेरेशन, ठीक है, एफटी लिख देता हूँ। फिर हमने पढ़ा था CRA कॉन्टिनेंटल रिजर्व अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको अगर इंक्लूड कर ले दो ना आपने, जब आप लाइक अबाउट द इंट्रोडक्शन बना दूंगा देन मोर अबाउट बताओगे ना, तब आपने देखो व्हाई दिस इज ए न्यूज बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया मोटा मोटा, इसके बाद आपने हिस्ट्री कवर कर ली 2006 2010 2012 वगैरह क्लियरली जब हमने सबमिट की थी, ठीक है। 4th वगैरह में 6th में हमारी मतलब एनडीबी की बात हो गई थी। लेटर में आप क्या कर दोगे, इन चीजों पर स्विच ऑन कर दोगे, एनडीबी, ठीक है, एफटी, CRA। इसके बाद आप बताओगे चैलेंजेस आपको बताने लिमिटेड, ठीक है, चैलेंजेस बताना है आपको लिमिटेड, और वो भी जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स में बताने लगना कि रशिया के ये चैलेंजेस हैं, ये वो है, ये फलाना फलाना, नहीं, इंडिया के बेस है, ठीक है। अब जब आप वे फॉरवर्ड बताओगे ना तो आप वे फॉरवर्ड में बताओगे कि इंडिया बीइंग अ कंट्री कैसे उन कंट्रीज को साथ में लेके आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यार मल्टीपल मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं, तो हम बताएंगे कि बीइंग एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स वी शुड प्रपोज डेट कि यार हम मल्टीपल मीटिंग्स को हेल्ड ऑन करें विद इन ईयर, जैसे 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इससे क्या होगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, ठीक है ना, मतलब अब मल्टीपल थिंग्स बढ़ती हैं, ठीक है। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के यहाँ जाते हैं तो लॉट ऑफ थिंग्स एक्सचेंज, सबसे अच्छे तुम्हारे रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हो, लेटर ऑन आपके बताओगे चैलेंजेस बताओ। अब आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल कि अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा है देन डेफिनेटली एक बार कमेंट करना। लेटर ऑन क्या करोगे, अपना 3 मिनट का एक वीडियो बनाओ अबाउट द ब्रेक्स, व्हाटएवर यू कैन इंक्लूड। मैंने आपको एन एम्पल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, ठीक है। जरूरी नहीं है आप ये सारी चीजें इंक्लूड करो, आप देखो कि आपके अकॉर्डिंग आप 3 मिनट में सारे टॉपिक्स को कैसे इंक्लूड कर सकते हो। मतलब जैसे अगर आप एनडीबी बता रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एनडीबी के बाद एफडीबी बताना भी जरूरी है, CRA बताना जरूरी है। अगर आप 3 मिनट में सिर्फ एनडीबी और एफडीबी बता पाते हो देन इट इज वेल एंड गुड, वो आपका मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो आप जितना भी इंक्लूड कर पाओ वे 3 मिनट का वीडियो बना के देन मस्ट मेक श्योर करना है कि आप मुझे सेंड करो सो डेट आई कैन रिव्यू ऑल्सो इफ यू हैव SSP विद इन सम मंथ्स, ठीक है। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अमेजिंग कंटेंट।